अच्छा, अभी हम जून में थे पुर्तगाल, जुलाई में 7 जुलाई को आप आए थे। मतलब एक महीने में आपकी साइट उस वक्त $2000 पर मंथ। हाँ जी, बिल्कुल। तो लास्ट मंथ में कितनी बनाई है टोटल नहीं कैलकुलेट किया, लेकिन 12-14 हज़ार डॉलर पर मंथ? पर मंथ। किस एजुकेशन सेक्टर में आपने ग्रेजुएशन वगैरह की? दुबई कैसे मूव हुए? सर मैं पाकिस्तान गुजरात से हूँ। एजुकेशन मेरी DAE है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल। कितनी एक सैलरी थी स्टार्टिंग पहली जॉब की? एज ए सर्वेयर पहली मेरी सैलरी लगी थी 1800 दिन। दुबई में इंजीनियरिंग की जॉब्स हासिल करना आसान है? मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा काम कंस्ट्रक्शन और स्टार्टअप लेने के लिए हमारे लिए वो गोल्ड माइन। कौन सा ऐसा पॉइंट आया जब आपने सोचा कि नहीं यार, अब यूरोप मूव करना चाहिए या गल्फ को छोड़ना चाहिए? मेरी ज़्यादा दोस्ती थी सीनियर लोगों से और वेल सेटल्ड थे दुबई में। किसी को कनाडा पढ़ने जाना है तो उसका स्टडी वीज़ा नहीं लग रहा ना, फिर मैं सोचना स्टार्ट किया कि मतलब ये क्या लाइफ। अच्छा, यहाँ पे बात वो है मेन के मूव कैसे हुए गल्फ से पुर्तगाल? यूई से बहुत इजी है अगर आपने यूरोप मूव होना। सेम वीज़ा प्रोसेस है, सेम सारा कुछ है। अक्सर हम वीडियोस भी देखते हैं तो कहते हैं यू कनाडा ना आयो, यूके वाले कहते हैं यूके ना आयो, यहाँ पे बड़े मुश्किल हालात, हम देखो जी बर्तन धो के जो है ना गुजारा कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? एक इंसान दुनिया में आया है, उसको क्या चाहिए? खून चाहिए दिल का, पैसे चाहिए खाने के लिए, सोने के लिए अच्छी नींद चाहिए। मुझे कोई बंदा बता दे जो यूके में है उसको ये 3 चीज़ें नहीं मिली। अब मैं पुर्तगाल में वीडियो सुनता हूँ, लोग कहते हैं मेडिकल सिस्टम ठीक नहीं है। अब मैं आई विटनेस हूँ तो वालिद साहब मुझे पूरी दुनिया से अजीज है, मुझे वालिद साहब से आगे तो कोई नहीं है ना। तो मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी पुर्तगाल के मेडिकल सिस्टम की वजह से बची है। इससे पहले मुझे ऑनलाइन का कोई आइडिया नहीं था, मतलब कभी ज़हन में नहीं आया कि ऑनलाइन भी कोई काम होता है। कभी कोई बंदा बात करता भी था ना तो मैं समझता था ये फेक चीज़ें हैं ना। तो एक दिन आपकी वीडियो ना कोई सक्सेस स्टोरी थी किसी की, वो मैंने देखी। मतलब कुदरती ना ऐसे बंदे को दिल में आ जाता है ना। मैंने ऐसी दिल में दुआ की, यार लगता है मुझे ना कि ये बंदे ठीक है। जब कोर्स ज्वाइन किया तो मेरा और भी बिलीव बढ़ गया। पहला आपका लेक्चर था ओरिएंटेशन का, तो आपने नाकाम होने के तरीके बताने शुरू कर दिए। हालांकि मेंटोर तो बड़े बड़े हाथ दिखाते हैं ना। कल राजा साहब भी यही बात कर रहे थे और मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैंने काम शुरू किया था ना। कोई बंदा ऐसा मुझे नहीं लगता जो 1-2 साल इसमें कंटिन्यूस काम करे, कोई एक भी निश पकड़ ले और वो नाकाम हो जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। सितंबर से और अभी अगला सितंबर आया नहीं। हाँ, तो जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी सितंबर नहीं आया। नहीं आया। तो एक साल के अंदर अंदर $10,000 पर मंथ पे पहुंच जाना, ये तो एक मिरेकल है। सही, कोई मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूँ जो भी बंदा जिस तरह मैंने काम किया ना, जो भी करेगा पहुँच सकता। और ये जो मार्च की आई थी ना अपडेट, उसमें मेरी साइड रैंक कर गई, ज़्यादा रैंक कर गई। लोगों की डाउन हुई है। हाँ, मतलब 2000 से 7-8 हज़ार तक पहुँच गई। बच्चों को ना निश में समझ नहीं आती। लोग कहते हैं कि जो जनरल साइट्स हैं, जनरल निश साइट्स, वो नहीं चलती। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? जो अभी गूगल चाहता है ना उस तरह हम करें ना, उसको फॉलोअप करें तो चलती है। जब हर चीज़ कवर करेंगे तो वो लाजम गूगल आपको रैंकिंग देगा। अभी सर पिछले 1 महीने से मैं ये समझाऊँ कि 1000-2000 ट्रैफिक लाना मसला ही कोई नहीं। आपने तो बताया गल्फ से मूव होना जी। यूरोप, व्हाट अबाउट पाकिस्तानी को मूव होना चाहते हैं? अभी जो पुर्तगाल की नई पॉलिसी आई है ना, उसमें जो स्किल्ड वर्कर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें चाहिए पढ़े लिखे बंदे। सर कभी कभी सच जो है ना आपके बाकी भी आबू पे पर्दा डाल देते हैं। हाँ। ये गोरे सच को इतना पसंद करते हैं और ये हो ही नहीं सकता कि एक बंदा वर्ड प्रेस का काम कर रहा है और आप उसको डंडी करा। अच्छा, एक बच्चा स्टडी वीज़े पे गया जी, तो वहाँ पे उसको जॉब शॉप मिल जाती है? हाँ, हो जाते हैं? पुर्तगाल वाहिद कंट्री है जो आपको 24 आवर अलाउ करता है और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको लेटर मिलता है कि आप 24 घंटे भी काम कर सकते हैं। बंदा यूरोप में सेटल हो गया, वो ऑनलाइन काम करके गुजारा कर सकता है? 2 महीनों में सबसे ज़्यादा जो क्यूरीज आई है ना वो पेपाल की आई है। PR को पेपाल का जुगाड़ कर दो, तो पहले दिन ही जब PR से आपको मिलना आपका पेपाल बन गया। अच्छा, लास्ट, व्हाई शुड पीपल जॉइन आई स्किल्स? एक होता है उस्ताद रूहानी बाप है। जैसे वालिद बच्चे की पेन लेता है ना, मैंने आई स्किल्स को फील किया कि आई स्किल अपने बच्चों के लिए एज ए वालिद ना पेन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नाडला और मैं मौजूद हूं आज़रबाईजान के शहर बाकू में। मेरे साथ एक सक्सेस स्टोरी मौजूद है, बड़ी एक्साइटिंग है और यूरोप के मुल्क पुर्तगाल रहते हैं वो। और मेरी जो रिसेंटली यूरोप का ट्रिप था, शेंजन का वीज़ा इन्होंने अप्लाई करवाया था और मेरे टूर में इनका बहुत बड़ा रोल था। और इससे बड़ी जो इनकी अपनी सक्सेस स्टोरी है वो मैंने रिकॉर्ड की थी जब मैं पुर्तगाल में था लास्ट टाइम। उस वक्त ये बना रहे थे अराउंड $2000 पर मंथ और बड़ी लेंथी सक्सेस स्टोरी थी। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब मैं इनसे होके वापस आया
तो अब माशाल्लाह इन्होंने हमें ज्वाइन किया बाकू में। तो अब इनकी सक्सेस स्टोरी पहुंच चुकी है माशाल्लाह से $10,000 पर मंथ में। तो हमने ओल्ड स्टोरी को अभी एडिट भी नहीं किया था, उसको अपलोड नहीं किया था, तो हमने सोचा कि इसको डिस्कार्ड करते हैं और फ्रेश एपिसोड रिकॉर्ड करते हैं इनकी। ये याद रखें कि इनसे हम सीखेंगे $10,000 पर मंथ बनाना। उसके अलावा इनकी जो रेजिलियंस है, इन्होंने पाकिस्तान से मूव किया दुबई में बड़ी हम्बल सी जॉब्स भी की, अच्छी जॉब्स भी की। उसके बाद इन्होंने मूव किया पुर्तगाल। अब पुर्तगाल मूव किया तो अब इनकी जो पूरी फैमिली है माशाल्लाह, इनका एक जो बेटा है वो पुर्तगाल नेशनल हो चुका है क्योंकि वहाँ पे बॉर्न हुआ। अब इनके जो वालिदैन हैं, इनके जो भाई हैं, वो सारे ऑलमोस्ट यूरोप के किसी ना किसी मुल्क में जॉब कर रहे हैं। तो ही इज़ द राइट पर्सन जो हमें गाइड कर सकते हैं कि अगर हम पाकिस्तान से मूव करना चाहते हैं यूरोप में तो कौन से लीगल वेज़ हमारे पास मौजूद हैं और वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, मूव होने का ख़र्चा कितना है, कौन कौन से लोगों को मूव होना चाहिए, और इसके अलावा $10,000 पर मंथ पे कैसे पहुंचा जाता है यूरोप में रह के विदाउट डूइंग अ जॉब। हमने तो ये सुना है कि जो लोग भी बाहर जाते हैं तो उन्हें बड़ी हम्बल जॉब करनी पड़ती हैं, क्लीनिंग की, गार्ड की, इस तरह की जॉब्स करनी पड़ती हैं, तो ही सर्वाइवल होता है। तो इनसे ये भी पूछेंगे कि ये अब कोई जॉब भी नहीं करते और वहाँ पे माशाल्लाह अपने पेरेंट्स को भी एडजस्ट किया हुआ है, तो ये सारा कुछ मैनेज कैसे कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है ये सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है, इसको आपने एंड तक देखना है और आई होप कि आपके सोचने का जाविया इंशाल्लाह ताला बिल्कुल चेंज होगा। जी वकार, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी, आपने हमें ज्वाइन किया बाकू में। इट्स माय प्लेजर सर। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मेट होता है, हम उस सेक्शन को, क्योंकि बातें बहुत सारी करनी है आपसे, उस सेक्शन को हम बड़ा शॉर्ट रखेंगे कि आपकी अर्ली लाइफ, आप पाकिस्तानी हैं बेसिकली, वहाँ से किस एजुकेशन सेक्टर में आपने ग्रेजुएशन वगैरह की, दुबई कैसे मूव हुए, दुबई में रहती हुई ये कैसे ख्याल आया कि नहीं यार यूरोप का भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। सर मैं पाकिस्तान गुजरात से, एजुकेशन मेरी DA ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल। ये मैट्रिक के बाद 3 साल का? हाँ, तो FSC के इक्विवेलेंट है एक्चुअली। ठीक है। बेसिकली डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का किया 3 साल का, फिर उसके बाद अभी रिज़ल्ट नहीं आया था, दुबई चला गया, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब नहीं मिली, तो फिर स्किप की फील्ड सिविल में गया, सर्वे का काम सीखा। तो पहले तो हर कुछ 4-5 साल नहीं ज़रूरत पड़ी क्योंकि कंपनी पाकिस्तानी थी तो किसी ने रिक्वायरमेंट नहीं मांगी, लेकिन जब मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया तो सर्वेयर से जब मैं इंजीनियर की तरफ गया तो ज़रूरत पड़ी कि सिविल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो फिर मैंने दुबई में जॉब भी की और पाकिस्तान में एडमिशन भी ले लिया। तो इस तरह करके 3 साल में हर साल बाद आता था, पेपर दे देता था, तो वो डिप्लोमा मैं फिर 3 साल में कर लिया। तो उस डिप्लोमा की बेस पे मुझे फिर जो है वो एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर जॉब भी मिली थी दुबई में। कितनी एक सैलरी थी स्टार्टिंग पहली जॉब की? पहली जॉब की थी 1800 दिरहम एज ए सर्वेयर। पहली मेरी सैलरी लगी थी 1800 दिरहम, लेकिन फिर उस कंपनी तो दुबई में इंजीनियरिंग की जॉब्स हासिल करना आसान है अगर आज हम देखें तो? आज मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू 10-15 साल पहले ना। जब मैं गया था ना सर, तो देखिए मैंने डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में। चलो मैं तो फिर भी मेरे पास डिप्लोमा था ना, मैं ऐसे लड़कों को भी जानता था जो JCB ऑपरेटर थे, जो मशीन उधर है ना, बॉब कैट, JCB एक्सीवेटर, वो चलाते थे और मैट्रिक सिर्फ किया हुआ, तो वो अभी उधर चीफ सर्वेयर और इंजीनियर भी हैं। मेरे अपने स्टूडेंट, मतलब जब मैं सर्वेयर बना तो फिर मेरे जो हेल्पर होते थे मैंने उनको भी सिखाया। पाकिस्तान में अगर हम इंजीनियरिंग को देखें ना तो जॉब्स की कमी है। मेरे बहुत सारे इवन दोस्त हैं, कज़न्स हैं जिन्होंने नस्ट से, इवन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और अभी उनके लिए जिस तरह की पोजीशन वो डिज़र्व करते हैं, जितनी एजुकेशन उन्होंने हासिल की वो उन्हें नहीं मिल पा रही। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उन्हें दुबई जैसी मार्केट में या सऊदीया जैसी मार्केट में मूव होना चाहिए? क्या अभी स्पेस मौजूद है? क्योंकि तो डरते हैं कि होम सिकनेस होगी, दूसरा वो डरते हैं कि पता नहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। सर 100% मूव करना चाहिए।
हमारे पाकिस्तानियों के लिए मिडल ईस्ट एक गोल्ड माइन, ख़ासकर ये जो हम स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड पीपल है ना, ये सिविल इंजीनियर हैं स्पेशली, क्योंकि मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा काम कंस्ट्रक्शन का है कंस्ट्रक्शन। और स्टार्टअप लेने के लिए हमारे लिए वो गोल्ड माइन है। अब जाके हर बंदा ये सोचता है कि मैं जाते इंजीनियर लग जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। अब एक मार्केट में एक वैकेंसी है, उसके ऊपर उन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, तो वो आपको कैसे मिलेगी, आप फ्रेश हैं तो इसलिए आपने स्टार्ट लेना है नीचे से। आप कोई लोकल कंपनी देखें, कोई पाकिस्तानी कंपनी देख लें, उसमें जॉब करें पहले। मैंने ऐसे ही किया था फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस। सर मैं पाकिस्तानी कंपनी में ज्वाइन किया था। पहली मेरी जॉब थी एज ए जो होता है ना रेंट पे जो सर्वेयर को देते हैं ना, मैं रेंटल सर्वेयर था एक कंपनी में, ठीक है। और 8 घंटे की सैलरी मिलती थी, मैं 16 घंटे काम करता था और ये कंटिन्यूस 2-3 साल किया है, ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि मेरे साथ जो सर्वेयर थे ना, जब मैं ज़्यादा काम करता था तो वो कहते थे यार वकार तू पागल है, तू क्यों इतना काम करता है। लेकिन मेरा माइंड थोड़ा और था कि ये सर्वेयर तो सिर्फ सर्वेयर है, 4 पॉइंट ले बैठ गए ना। मैं साथ फिर इंजीनियर का काम भी सीखना शुरू कर दिया। जो स्टार्टिंग में मेरे इंचार्ज थे इंजीनियर, मतलब हर इंजीनियर के पास एक सर्वेयर होता है ना, वो बड़े कोऑपरेटिव थे, पाकिस्तानी थे, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की। तो मैं ऐसा करता था स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं तो पढ़ा भी नहीं था ना, तो मैं कभी आपसे टाइम लिया हुआ है कि सारा आज आपने ना मुझे सर्वे की ये चीज़ें सिखानी है। अच्छा जी, कल दूसरे से लिया हुआ है। लोग पता उधर ना जून से अगस्त तक 3 महीने डेली के 3 घंटे रेस्ट होती है दोपहर को ना, गर्मी की वजह से। तो उन 3 घंटों में मेरा टाइम होता था फिक्स ना, जो सीनियर थे सर्वेयर उनके साथ, आज किसी से, कल किसी से कुछ सीख रहा हूँ, किसी से कुछ सीख रहा हूँ। तो इस तरह सीख के वो मेरे दोस्त जो मुझे कहते थे ना क्यों इतनी मेहनत करते हो, वो अभी भी सर्वेयर है। तो मैंने अल्लाह का शुक्र है कि मतलब तो खुद को अपडेट करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। एक जगह पे अटके नहीं रहना चाहिए। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात जो हमारा मतलब माइंड सेट है ना हमारे माशरे का, कि यार अगर हम 8 घंटे की सैलरी ले रहे हैं तो हम 9 घंटे काम क्यों करें। मेरा ईमान है कि अगर आप 9 घंटे लगा रहे हैं ना, तो वो 1 घंटा आपको अल्लाह कहीं किसी और तरफ से ना रिवार्ड देगा। और मुझे हर जगह से मिला, मतलब मैं पहली कंपनी में मेहनत की, उसका रिवार्ड मुझे अच्छी जॉब मिली, तो मेरे वो मेहनत का रिवार्ड मैं समझ तो मिल गया। फिर दूसरी कंपनी में मेहनत की, उसका रिवार्ड ये मिला कि अल्लाह ने मुझे मेरी अपनी कंपनी दे दी, ठीक है। दूसरी कंपनी में भी, दूसरी बड़ी अच्छी कंपनी थी, यानी टॉप 10 कंपनीज में थी। सारे इंजीनियर प्रॉपर काम करते थे, टू दी पॉइंट, मतलब ड्यूटी ऑन टाइम आए, 4 बजे छुट्टी करके चले गए। मैं 48 आवर उस कंपनी में भी काम करता रहा, कंटिन्यूसली 48 घंटे भी काम किए। तो फिर कौन सा ऐसा पॉइंट आया जब आपने सोचा कि नहीं यार अब यूरोप मूव करना चाहिए या गल्फ़ को छोड़ना चाहिए। सर मेरी ज़्यादा दोस्ती थी सीनियर लोगों से, जो एजड थे स्पेशली ना, और वेल सेटल्ड थे दुबई में। उनकी जब मैं फैमिली बैकग्राउंड देखता था, उनके बच्चों के मसाइल देखता था, किसी का वीज़ा नहीं लग रहा, किसी को कनाडा पढ़ने जाना है तो उसका स्टडी वीज़ा नहीं लग रहा ना, तो फिर मैं सोचना स्टार्ट किया कि मतलब ये क्या लाइफ है। मतलब मैं बहुत अच्छा पैसा बना रहा हूँ, ये भी इन्होंने भी बनाया है, इनके प्लाजे भी हैं पाकिस्तान में, सारा कुछ है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे अब पाकिस्तान में हमारे नहीं रह सकते, ऐसा माहौल है। हम समझते हैं जो परदेसी हैं ना, क्योंकि जो पेरेंट्स बच्चों के साथ रहते हैं ना, उनका और क्राइटेरिया है। क्योंकि हमने साल में एक दफ़ा 1 महीना मिलना होता बच्चों को, तो इतनी अटैचमेंट नहीं है, बच्चे ऑलरेडी ही ख़राब होते हैं। तो अब अगर उनको पाकिस्तान की मार्केट में छोड़ दें तो बस वो फारग है। तो हमने उनको सेटल करना है। तो मैंने सोचा कि अब 20-25 साल मैं इधर जलील हूँगा, फिर मेरे बच्चे भी ज़ीरो से शुरू करेंगे, मतलब वो भी वीज़ा लेंगे, वो भी फिर इधर आएंगे, तो ये तो कोई सिस्टम नहीं है। फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट की। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, मेरे सर हैं, सर इस्लाम साहब, इन मेरी लाइफ के मेंटोर वो हैं। और मैट्रिक से लेकर आज तक अभी भी ये जो अबू के उम्र के वीज़ा का मसला बना हुआ था ना, ये उन्होंने लगवाया। मतलब इस लेवल तक वो मेरे साथ इन्वॉल्व रहते हैं। तो फिर पहले वो पूछते थे ना, मैं कहता सर बहुत पैसा बना रहा हूँ, मतलब सैलरी अच्छी थी, फिर कंपनी से भी अच्छी अर्निंग आ रही थी। तो फिर एक दफ़ा उन्होंने मुझे पूछा, तो मैं थोड़ा परेशान था एक दिन ना, तो कहते क्या मसला है। मैंने बोला सर काम करते हैं, पैसे नहीं मिलते। अब 1 लाख का बिल है, तो 10,000 दे कहते हैं कि गुजारा करो। अब 10,000 में कैसे गुजारा करूँ, 70,000 तो खर्चा है उसमें।
30% मैक्सिमम प्रॉफिट होता है कंस्ट्रक्शन में ना, चलो 40 कर लें तो वो 60,000 मैं किधर से पूरा करूँ। मुझे कहते हैं कितना है मार्केट में पैसा, मैंने उनको बताया कि मैं 4-5 लाख है। कहते हैं कोशिश करो इसको निकालो जितना निकाल सकते हो और अपने लिए वर्किंग करो, निकलो यूरोप की तरफ। 4-5 लाख दिरहम। हाँ 4-5 लाख दिरहम, तो वो मिलता तो उधर है नहीं, वर्किंग क्या करनी थी। मैंने फिर ना मतलब उस पैसे की तरफ नहीं मैंने सोचा, फिर मैंने वर्किंग स्टार्ट की कि यहाँ से निकलना चाहिए। तो उसमें मेरी मजबूरी थी, मेरे भाई भी साथ थे। फिर 6 महीनों में उनको निकाला। कितने भाई थे माशाल्लाह? उधर उस वक्त दुबई में 2 थे मेरे, तो उन दोनों को कोरिया भेजा, साउथ कोरिया बिजनेस वीज़ा। एक की उम्र थी 21 साल और एक की 23 साल। अच्छा। और उनको मैंने बिज़नेस वीज़ा लगवाया था अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब सारे मुझे कहते थे कि कोरिया के वीज़े इनके बिज़नेस के तो है नहीं लगेंगे, इनकी ना दाढ़ी है ना मूंछ है, शक्ल से ये ऐसे लग रहे हैं जैसे चोर है। मतलब बच्चे हैं ना, बिल्कुल। तो ये कैसे मतलब कोरिया के इनके वीज़े लगेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर थी, लग गए थे वीज़े। तो पहले भाइयों को भेजा, फिर अपना वीज़ा जमा करवाया इटली का, बिज़नेस, वो भी बिज़नेस वीज़ा ही था कंपनी बेस पे ना। तो वो भी अल्लाह की किया, मेरा तो मतलब 3 दिनों में लग गया था। फिर मैंने सर को फ़ोन किया कि सर वीज़ा लग गया। तो सर सलाम ने मुझे बोला कि तुम पुर्तगाल जाओ। तो मैंने बोला पुर्तगाल तो ये तो रशिया में नहीं है, मुझे उस वक्त तक पुर्तगाल का कोई पता नहीं था। तो सर ने कहा कि नहीं रशिया नहीं है, ये यूरोप है और बड़ा अच्छा कंट्री है, इस वक्त इसकी इमिग्रेशन सबसे अच्छी है, तुम चुप, आसान है, अच्छी है, आसान है और नेशनैलिटी जल्दी मिल जाती है, तो तुम आंखें बंद करके उधर चले जाओ। फिर मैं उधर गया, उधर जाकर फिर ज़ीरो से स्टार्ट किया। 6 महीने चाइनीज शॉप पे जॉब की एज ए लेबर। और यकीन कर ले वो जो रेडी होती है ना जिसके ऊपर वो काशे रख के, तो ऐसे हाथ रेडी उस पर 80-80 किलो वज़न रख के मैं लेकर जाता रहा, मतलब 6 महीने। और चाइनी थे, चाइनी मोस्टली लाइक नहीं करते हमारे एशियंस को और पाकिस्तानियों को ना काम के मुकाबले में, क्योंकि हम काम चोर जाएँ। तो जिस दिन मुझे कार्ड आया मिला था ना, तो मैंने उनको बोला ना कि मैंने अब जॉब नहीं करनी, तो उन्होंने मुझे ओपनली कहा था कि कभी भी आपके पास काम ना होना तो आपने हमारे स्टोर पे आ जाए। मतलब इतना खुश थे वो? हाँ, इतनी मैंने इस तरह काम किया था उनका। सही। तो अच्छा, यहाँ पे बात वो है मेन के मूव कैसे हुए गल्फ से पुर्तगाल, और ये आप ये समझते हो कि उस टाइम पे आसान था इसलिए हो गए, या आज भी कोई हो सकता है? नहीं, आज भी आसान है, सेम प्रोसेस है सर। यूई से बहुत इजी है अगर आपने यूरोप मूव होना, सेम वीज़ा प्रोसेस है, सेम सारा कुछ है। कोई क्या वीज़ा प्रोसेस है? वीज़ा फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियर था, मेरी अपनी कंपनी थी, अब मैंने रिसोर्सेज, एक बंदा पाकिस्तान से उठा, दुबई में आ गया, दुबई में उसने जॉब की जी, कितना अरसे बाद वो वहाँ से मूव करने का सोच सकता है लीगली? कम से कम 1 साल तो उसको ना काम करना चाहिए दुबई में या दुबई में, हाँ गल्फ में कहीं पे भी ना, 1 साल काम करे। उसके बाद अपनी उस 1 साल में 6 महीने तो कुछ भी ना सोचे, 6 महीने के बाद अपनी प्रोफाइल बनानी स्टार्ट कर दें। बैंक स्टेटमेंट मेन है उसमें। बैंक स्टेटमेंट अब हम समझ लेते हैं कि 50,000 दिरहम होगा तो बैंक स्टेटमेंट का कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं है। बैंक स्टेटमेंट आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसकी आप जस्टिफिकेशन दे सकें, वाइट हो यस, कि अगर आपके अकाउंट में 50,000 दिरहम है तो ये कहाँ से है, आपकी सैलरी 5,000 दिरहम है, 50,000 कैसे आ गए। स्टेटमेंट की एक जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि अगर 5,000 सैलरी आ रही है, एक तो उसमें जो आपके एक्सपेंस है कोशिश करें वो कार्ड यूज़ करें, 1,000 है, 1,500 है, 500 जो भी हैं वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो, ठीक है। उसके बाद आपकी सैलरी से कम 50-60% आपकी सेविंग भी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर इस तरह लॉजिकली आप इसको लेकर चलते हैं तो मैंने देखा है कि 3-3 हज़ार दिरहम सैलरी वालों के भी वीज़ा लग जाते हैं। ठीक है, आपने बैंक स्टेटमेंट बना ली, तकरीबन 1 साल रह लिया, बिल्कुल। उसके बाद किस बेस पे आप अप्लाई करेंगे? शेंजन वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, विजिट वीज़ा, ठीक है, मोस्टली शेंजन वीज़ा पे आते हैं, ठीक है। अब इसमें एक यूनिक चीज़ ये है कि आप जिस वक्त वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त आपने थोड़ी वर्किंग करनी है। उधर जो है ना ट्रैवल एजेंसीज बनी हुई हैं उसमें मोस्टली लोग ये सर्विसेज देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर देते हैं, फाइल प्रिपेयर कर देते हैं ना, तो उनसे कुछ से ना मशवरा करें कि यार हमें किसका वीज़ा अप्लाई, किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। यस, ठीक है। अब एक ने आपको मशवरा दिया कि आप हंगरी का कर लें, अब उस पर नहीं रहना, दूसरे के पास जाएँ, तीसरे के पास जाएँ, 5-6 से डिस्कस करें, उनमें फिर रेशो निकालें कि ज़्यादा वोट किसके हैं। क्योंकि ये पता क्या होता है सर कि इन कंट्रीज़ का भी ना एक कोटा होता है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अभी जर्मनी वीज़ा दे रहा है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इटली भी दे रहा हो। अब जिसने जर्मनी का अप्लाई कर दिया उसकी प्रोफाइल थोड़ी सी कमज़ोर भी है ना, उसका लग जाएगा। तो जिसने इटली का किया, प्रोफाइल जितनी भी स्ट्रॉन्ग है, अगर वो नहीं दे रहा, शेंजन बेस पे आप यूरोप पहुँच गए। व्हाट्स नेक्स्ट सर? उसके बाद इस वक्त जो स्टेटस है ना, कल को पता नहीं क्या होगा। इस वक्त स्पेन बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, शेंजन वीज़ा पे जाके भी आप स्टडी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं ना, तो फिर पुर्तगाल भी बेस्ट ऑप्शन। लेकिन नॉर्मल अभी शेंजन वीज़ा पे पुर्तगाल में जो फाइल लॉ का सिस्टम था ना, वो बंद हो गया फ़िलहाल। ठीक है, कह रहे हैं कि दिसंबर तक दोबारा ओपन हो जाएगा। अगर ओपन हो जाएगा तो स्पेन में एक ऑप्शन आ गया कि आप स्टूडेंट बन जाए वहाँ पे। नहीं, स्टूडेंट्स स्पेन में तो सिंपली असाइलम अप्लाई करना है। अच्छा, हाँ, स्टूडेंट की ज़रूरत ही कि नहीं। मैं वापस नहीं जा रहा? हाँ, मैं नहीं जा रहा। वो आपका एक वो पैदरो मेहनत होती है, वो करनी है। उसके बाद आप लीगली काम नहीं कर सकते, लेकिन हर बंदा काम करता है, कोई बंदा पूछता नहीं उधर। तो अभी उनका न्यू लॉ आया कि 2 साल में वो भी TRC दे देते हैं विद इन 2 ईयर्स, चाहे आप इलीगली भी वहाँ रहे। हाँ, वो मतलब उनका वो सिस्टम ऐसा है, उसमें आप काम भी करते रहें। स्पेन में ये एक बेहतर चीज़ है कि उधर आप 1000-1200 यूरो आराम से कमा भी सकते हैं महीने का ना, बगैर पेपरों के। ओके। हाँ, और पुर्तगाल का ये मसला है अभी कि आप शेंजन वीज़ा पे जाके फाइल लॉक नहीं कर सकते, जिसकी बेस पे आपने इमिग्रेशन लेनी है। ठीक है, उसमें सिर्फ ऑप्शन है कि आप जाएं, पुर्तगाल आएँ, वहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, और वो कोर्स आपका कम से कम 2 साल का होना चाहिए, और वो आप कंप्लीट उस वक्त यानी एडमिशन बेस पे आपको वो TRC मिल जाएगा जो रेजिडेंस कार्ड है। लेकिन वो रीन्यू तब होगा जब आपने वो डिग्री कंप्लीट करनी है, और वो डिग्री का जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो जाके इमिग्रेशन को देंगे कि ये मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली है, अब मेरा ये कार्ड वर्क में चेंज कर दें, तो वो आपको वर्क में चेंज कर दें। सेम लाइक यूके। सेम लाइक यूके, वो कि आपको स्टडी के बाद 2 साल का वर्क परमिट। हाँ, दे देते हैं। ठीक है, लेकिन पुर्तगाल का क्या है, मतलब अच्छी चीज़ क्या है कि जिस दिन पहली TRC आपको मिलेगी ना एज ए स्टूडेंट, उसी से आपका पासपोर्ट का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये बेस्ट चीज़ है। मतलब 2 साल की अगर डिग्री थी तो हाँ, अगले 3 साल बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। ओके, वो ड्यूरेशन भी काउंट हो जाएगी, ये अच्छी चीज़ है। सही है। तो इन केस ऑफ स्पेन में बताया ना कि एक उनका लॉ है 2 साल वाला। 2 साल आप छुप छुपा के जो भी आपने जॉब शॉप करनी है कर ली, उसके बाद आपको 2 साल बाद TRC मिलेगा। असाइलम वैसे क्या, जस्ट फॉर लर्निंग, क्या कहते हैं, मेरी जान को खतरा है? हाँ, यही हमारे होते हैं ना कि हमारे उधर काम नहीं है, जान को खतरा है, टेररिज्म है, इस तरह के बहाने होते हैं। सही है। कुछ फेक न्यूज़ भी बना लेते हैं कि मैंने किसी ने मुझे कत्ल करना है, धमकी दी हुई है, वो भी सारा अटैच कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, जिसका जितना दिमाग चल जाए। अच्छा, अब पुर्तगाल में या इवन स्पेन में आप कह रहे हैं, तो वहाँ पे 1200 यूरो काफ़ी है सर्वाइव करने के लिए? हाँ, स्पेन में तो काफ़ी है। पुर्तगाल की सैलरी है 850 ना, 820 यूरो इस वक्त। ठीक है, तो सर्वाइवल अपना तो इजीली हो जाता है, फैमिली का नहीं होता। हाँ, फैमिली का नहीं होता। मतलब पुर्तगाल में ये नहीं आप कह सकते कि 800 पे काम करके आपको 2 लाख पाकिस्तान भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मतलब 50-60 हज़ार फिर भी अभी लड़के भेज रहे हैं जो बेसिक सैलरी पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो लाखों वाली बात है, क्योंकि पुर्तगाल ना थोड़ा सा महंगा है स्लाइटली स्पेन से। ओके, अब TRC मिल जाने का क्या फ़ायदा होता है? TRC के फ़ायदे हैं। TRC मिलते ही आप फैमिली बुला सकते हैं, अपनी फैमिली को, अपने वालदैन को, उसके बाद अपने ससुर, सास और ससुर को भी बुला सकते हैं। अच्छा। अब मेरे छोटे भाई के पास फ्रांस का पासपोर्ट है, लेकिन हमने उस वक्त डिस्कस किया तो मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, पुर्तगाल में वालदैन को बुलाना ज़्यादा आसान है बजाय कि हम फ्रांस के चक्रों में पड़ जाएं। तो फिर मैंने बुला लिए। तो देखे ना, एक TRC है, टेम्परेरी है, उसके ऊपर वालदैन 3 महीने में आ गए। तो उसके बाद पासपोर्ट कितने से बाद मिलता है? 5 साल बाद। TRC मिलने के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज होती है या? नहीं, सैलरी बेसिक है। मतलब उधर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि हम सारे काम करते हैं हार्ड वर्क, लेबर वर्क ना, लेबर वर्क की ये बेसिक सैलरी है, फिक्स। ज़्यादातर मैंने आपके दोस्त वहाँ पे देखे थे कि वो डिलीवरी में काम, वो डिलीवरी एक डिफरेंट काम है ना, उसका मैं बताता हूँ, उसमें काफ़ी अर्निंग है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो 3,000-2,500 तो आराम से कमाते हैं, और अपना काम है, अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद उठते हैं। इस वक्त पुर्तगाल में ना सबसे अच्छा काम जो है ना वो यही है, डिलीवरी का। सही। उसके बाद टैक्सी है। टैक्सी पहले बहुत अच्छा काम था जब मैं करता था ना,
लेकिन अब क्योंकि टैक्सी बहुत ज़्यादा हो गई Saturated हो है, गई। हाँ सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ब्राज़ीलियन बहुत आ गए हैं, तो हर बंदे ने तो यहाँ ये अजरबैजान वालों की तरह नहीं करते कि 4 का बिल बना नहीं 10 रुपये मांग लिए। नहीं, मतलब वो तो सर आप देखे हैं ना एथिकली वो कितने अच्छे लोग हैं। अच्छा, अब जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बारी आती है वो है कि यार ये होम सिकनेस पहली बात, दूसरी बात अक्सर हम वीडियोस भी देखते हैं तो कहते हैं यो कनाडा ना आयो, यूके वाले कहते हैं यूके ना आयो, यहाँ पे बड़े मुश्किल हालात हैं, हम देखो जी बर्तन धो के जो है ना गुजारा कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान सबसे सस्ता तरीन मुल्क है स्टील पूरी दुनिया में, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि नहीं यार मूव करो? सर देखें इस वक्त ना दुनिया में हम कहते हैं ना भीख मांगना, लोग कहते हैं आसान काम, आसान वो भी नहीं है। उसमें हम टॉप पे हैं वैसे आज की न्यूज़। टॉप पे हैं लेकिन वो भी आसान नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाना ना, लेकिन लोग कर रहे हैं। अपनी ज़ात पे सोचे ना तो बहुत कुछ बड़ी चीज़ें ध्यान में आती हैं कि ये भी मुझे मसले हैं, ये भी मसले हैं, लेकिन जब आप ब्रॉड सोचते हैं ना, अपनी फैमिली का सोचते हैं, अपने ख़ानदान का सोचते हैं और अपनी फैमिली खासकर अपने बच्चों की फ्यूचर का सोचते हैं ना, तो फिर ये सारी चीज़ें ना मतलब है कि होम सिकनेस है, मैं मर रहा हूँ, मैं बर्तन धो रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे सामने मतलब कोई वैल्यू नहीं रखती, मैं ये समझता हूँ, और रखनी भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए ज़िंदगी में, एक इंसान दुनिया में आया है उसको क्या चाहिए? सुकून चाहिए दिल का, पैसे चाहिए खाने के लिए और सोने के लिए अच्छी नींद चाहिए। ठीक है, मुझे कोई बंदा बता दे जो यूके में है उसको ये 3 चीज़ें नहीं मिलती। अब मैं हूँ, मैं जानबूझ के इधर उधर चक्कर ऐसे चला लूँ जिसकी वजह से मुझे मेरे कामों की वजह से, मेरी आदत की वजह से कुछ टेंशनें हैं, तो इसकी वजह ये तो नहीं है यूके ख़राब है, इसकी वजह ये तो नहीं पुर्तगाल ख़राब है। अब मैं पुर्तगाल में वीडियो सुनता हूँ, लोग कहते हैं मेडिकल सिस्टम ठीक नहीं है। अब मैं आई विटनेस हूँ, मुझे पुर्तगाल के मेडिकल सिस्टम ने मतलब सारी दुनिया से वाले साहब का भी ऑपरेट कर हाँ उसके बारे में बताएं ना। मैं बताने लगा हूँ ना, तो वाले साहब मुझे पूरी दुनिया से अजीज़ है, मुझे वाले साहब से आगे तो कोई नहीं है ना, तो मेरे वाले साहब की ज़िंदगी पुर्तगाल के मेडिकल सिस्टम की वजह से बची है। मुझे पता है अगर वही मसला मेरे वाले साहब को पाकिस्तान में होता है ना, तो अल्लाह ना करे बड़े मुश्किल हालात। मतलब वाले साहब पुर्तगाल आए हैं, उनका ना TRC के बायोमेट्रिक हुए हैं, तो वो अभी नहीं आया था ना, तो मेडिकल जो फ्री है ना, वो जब आपको TRC मिलता है ना उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं 100% फ्री के लिए ना। तो हम सोच रहे थे कि TRC आ जाता है तो टाइम है, अभी रहना ही इन्होंने, तो फिर चेकअप कराएंगे ना। तो सुबह मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, जब से ऑनलाइन फील्ड स्टार्ट किया ना, तो 6 बजे उठ के अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ। सुबह मैं उठाऊँ तो वाला साहब ना थोड़ा ऐसे ना लंबे लंबे सांस ले रहे थे, तो मैंने पूछा अब क्या हुआ है? कहते हैं यार ना मुझे लग रहा है कि ना कुछ थोड़ा दिल भारी भारी हुआ है। तो मैंने बोला उठे चले हैं, हम एमरजेंसी चलते हैं। एमरजेंसी चले गए। अब लोग कहते हैं कि पुर्तगाल की एमरजेंसी में 5-5 घंटे बैठना पड़ता है, बिल्कुल बैठना पड़ता है, लेकिन सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक बंदे को बुखार है ना, हाँ, तो वो दिल से तो ज़्यादा नहीं है ज़रूरी, इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पहली प्रायोरिटी दिल वाले को। उधर 3 कैटेगरी हैं सर, जैसे ही मरीज जाता है ना उसको वो स्ट्रिप लगाते हैं, ठीक है, एक ग्रीन स्ट्रिप है, एक येलो स्ट्रिप है और एक रेड है। रेड इमरजेंसी रेड जो सीरियस बंदा है ना, ज़्यादा जिसकी जान को खतरा हो सकता है ना बीमारी से, उसके लिए रेड है। अच्छा, हम एमरजेंसी गए हैं, उनको अब्बू का पासपोर्ट दिखाया और वो जो फिंगर वाला पेपर था ना वो दिखाया, कार्ड तो था नहीं। उन्होंने नहीं पूछा कि कार्ड किधर है, ये इधर के लीगल रिहायशी नहीं है, इनके पास TRC नहीं है, हम तो इलाज ही नहीं करेंगे। उन्होंने कोई बात नहीं, पैसों की भी कोई बात नहीं। उन्होंने बायोडाटा लिख के ना, तो कहती है कि अंदर कमरे में चले जाओ, नर्स चेक करती है। वो 1 मिनट बाद बारी आ गई हमारी, अंदर गए हैं, नर्स ने चेक किया है तो उसको पता चल गया कि मसला सीरियस है। उसने साथ ही ना रेड पट्टी लगा दी। रेड पट्टी लगा के हमें उधर बैठाया अपने कमरे में, और जो हार्ट का डिपार्टमेंट है ना, डॉक्टर को कॉल किया कि बंदा जो है ना सीरियस है इधर। 5 मिनट में डॉक्टर भी आ गए, अपनी वो मशीनें वो जो ECG वगैरह करते हैं ना साथ लेकर। वो अब्बू को उन्होंने चेक किया, चेक करके कहते हैं कि ECG में ना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, अब इनके ब्लड टेस्ट होंगे। ब्लड टेस्ट की नेगेटिव आ गई 10 मिनट में, वो ब्लड लेकर चले गए हैं। अब कहते हैं कि 7 मिनट ना 2 इंजेक्शन लगाए हैं, कहते हैं अब आप इधर रेस्ट करो, आपके ना 2 घंटे में ये रिज़ल्ट आएंगे, उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है। 2 घंटे बाद रिजल्ट आए हैं, तो उन्होंने बोला कि इनको मसला है स्टंट का, तो इनका हम करेंगे ऑपरेशन। तो अगर इनकी कोई चीज़ है, कोई मोबाइल वगैरह, तो आप लेकर आप जाओ। अच्छा, आप चले जाओ उसी वक्त? हाँ, पहले ही विजिट पे? हाँ, मैं शौक हो गया ना, मैं कैसे चला जाऊँ, मेरे वालिद है, मैं कैसे छोड़ के चला जाऊँ। ऊपर से मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया, ऑलरेडी बीमार थे। जो डॉक्टर थी ना, डॉक्टर वो मुझे साइड पे लेगी ना,
कहती है शायद आपका पहला मतलब एक्सपीरियंस है, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी, आप फिक्र नहीं करो, अगर इनकी ज़िंदगी है ना तो हम इनकी ट्रीटमेंट अच्छी करेंगे, आप फिक्र नहीं करें। आपको दिन में सिर्फ 3 से 5 बजे तक 2 घंटे आपने आफ्टरनून में इनको आके मिल सकते हैं, आफ्टरनून। हाँ बस, उसके अलावा आपने ना इनको मिलना है ना कुछ खाने के लिए घर से लेकर आना है। अच्छा, हाँ हर चीज़ हम देंगे। और चार्जेस कितने लिए? कुछ भी नहीं लिया फ्री ऑफ कॉस्ट। यही तो मसला है। वो अब्बू को ले गए अंदर, उसी रात उन्होंने 4 स्टंट डाल दिए। और स्टंट कैसे डाले, अब्बू बोलते हैं कि सामने स्क्रीन में चल रहा था और देख रहे हैं। हाँ, अब्बू को ना इंग्लिश आती है ना पुर्तगाली आती है, उर्दू भी पूरी सूरी आती है। तो डॉक्टर इतने अच्छे थे कि गूगल ट्रांसलेटर से ना पंजाबी में ट्रांसलेट करके फिर साउंड सुनाते थे अब्बू को, अगर कोई ज़रूरी बात होती थी। और अब्बू कहते हैं कि मतलब हर चीज़ मुझे बता के की है कि अब हम तुम्हारा ये करने लगे हैं, इधर हम आपको एक वो सिरिंज लगाने लगे हैं, अब हमने इधर से आपका स्टंट वो डालना है, और हर चीज़ बता के की है। और उसकी एक सीडी दी है फिर हमें, वो हर चीज़ उसमें रिकॉर्डेड है। जिस दिन डिस्चार्ज किया वो डॉक्टर ने बोला कि आप दुनिया में कहीं पर भी जाओ ये सीडी दिखानी है डॉक्टर को, तो उसको पता चल जाएगा कि इनकी क्या हिस्ट्री क्या है। ठीक है, 7 दिन रखा है जी उन्होंने, पहले उन्होंने 4 किए हैं, दूसरे दिन मैं गया हूँ मिलने तो डॉक्टर मुझे बोलता है कि 4 हो गए हैं, लेकिन 2 का हमें डाउट है अभी। वो हम 2 दिन टेस्ट करेंगे डेली, अगर तो गुजारा चल सकता हुआ तो फिर 6 महीने बाद करेंगे, अगर नहीं चल सकता तो फ़ौरन करना पड़ेगा। 2 दिन बाद फिर वो कहता है कि नहीं काम नहीं चल सकता, ये करने पड़ेंगे टेस्ट ना, अपना ऑपरेशन दोबारा ना, वो स्टंट डालने पड़ेंगे। वो स्टंट उन्होंने डाल दिए, उसके बाद फिर 2 दिन अगेन टेस्ट होते रहे। जब तीसरे दिन सब कुछ नॉर्मल आया तो डिस्चार्ज कर दिया। अब डिस्चार्ज करके जब अब्बू घर आए तो मैं, अच्छा, कोई खर्चा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई किसी ने पूछा नहीं, बल्कि इसके आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। देखें फिर इनकी जो कम्युनिकेशन होती है ना, उसको आप देखें। पहले दिन मैं गया तो डॉक्टर से गपशप हुई, डॉक्टर ने पूछा, मैंने बोला मेरे 3 बच्चे हैं ना। अब उधर 3 बच्चे होना बहुत बड़ी बात है, यानी जो बच्चे मैक्सिमम है ऑलमोस्ट। जो बंदा 3 बच्चे पा रहा है ना, उसको तो वो समझता है कि ये तो मुजाहिद है। ठीक है, उनकी पाकिस्तानी तो सारे मुजाहिद हैं। यस। जब उनको पता चला कि इसके 3 बच्चे हैं तो अगले दिन जब मैं आया तो एक लेडी मेरे पास आई, वो कहती है कि हाँ मैं सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से, ठीक है, हमें पता चला कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तो अगर तुम्हें कोई मसला है फाइनेंशियली, क्योंकि आपने वाला साहब की मेडिसिन बाय करनी है, तो उसमें कुछ परसेंटेज ना हमें पे करना पड़ता है। मतलब अगर 100 की मेडिसिन है पेशेंट को, हाँ अगर 100 की मेडिसिन है तो 10 हमें देना पड़ेगा, ठीक है, 10%, मतलब बिल्कुल रियल माइनर से, हाँ कुछ भी नहीं है। कहती है अगर वो भी बाय करने में तुम्हें मसला है ना तो हम तुम्हारी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, रियली, क्योंकि आपके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनको पाल रहे हो, तो अगर कोई मसला है ना तो हमें नाम लिखा दो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, मेडिसिन तुम्हारी 100% फ्री हो जाए। तो मैंने उनको बोला नहीं, मैं मतलब दिल में था कि वाला साहब यार इतना फ्री हो रहा है, चलो मेडिसिन तो मैं ले ही सकता हूँ ना। तो मैंने उनको बोला नहीं कोई नहीं ज़रूरत ना, मतलब इस लेवल तक वो लोग सपोर्ट करते हैं। जो इससे भी आगे की चीज़ अखलाक है, जो मतलब हम हॉस्पिटल में जाएं तो हमारी नर्सेज क्या करती हैं हमारे साथ। मेरे अब्बू कहते हैं कि वो लड़कियां जो नर्सेज थी ना उधर, डेली अब्बू को नहलाना है, डेली नए कपड़े पहनने हैं, खाना अपने हाथों से खिलाना है अब्बू। अच्छा, हाँ जी, इस लेवल तक वो उन लोगों का अटेंडेंट को सिर्फ विजिट करने की इजाज़त है, सिर्फ तीमारदारी करे और जाए, तीमारदारी की और कोशिश, खाना भी उनको अपना, हर चीज़ उनकी, बल्कि मैं जाता था मुझे भी खाने के लिए कुछ देते थे। मतलब इस तरह का उधर का सिस्टम है। अब मैं कैसे कहूँ कि पुर्तगाल का सिस्टम ठीक नहीं है, मेडिकल सिस्टम ख़राब है। अब वही मेरा बच्चा बीमार होता है, बुखार होता है, उसको कभी कभी 2 घंटे वेट करना पड़ता है। मतलब बुखार है ना, नॉर्मल चीज़ है। अब आगे 20 मरीज़ हैं तो डेफिनेटली उनको क्लियर करके मुझे मेरे बारी है ना। देखो मेरिट में तो आपको 10 घंटे बैठना पड़ेगा, पता हो कि हाँ, आपका हक नहीं मारा जा रहा। मसला क्या होना चाहिए सर, जिस पे हम जोर नहीं देते, हाँ। मसला ये होना चाहिए कि मैं मतलब बुखार की दवाई लेने गया हूँ तो मुझे वो सही मिली है। हाँ। हम इस पे नहीं सोचते, हम सोचते हैं अच्छा यार मुझे 3 घंटे बैठना पड़ गया। 3 घंटे भाई अगर 10 मरीज आ गया तो उनको पूरा करके आपको लेंगे ना। एक फ्री में आप कर रहे हैं, साथ ही प्राइवेट भी हॉस्पिटल है, आप इंश्योरेंस करके या पे करके भी ले सकते हैं। अच्छा, अभी तक मुझे आपके भी कज़न से, दोस्तों से मिलने का इत्तेफाक हुआ, बाकी भी लोगों से बात हुई, तो मुझे अभी तक कोई बंदा मिला नहीं जिसने कहा नहीं यार मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहता हूँ, या पाकिस्तान बहुत अच्छा था, मैं यहाँ पे बड़ा तंग हूँ। वीडियोस में कुछ देखने को ज़रूर मिलता है। मुझे अब समझ आ रही है कि वो ये चाहते हैं कि कहीं साढ़ा कोई रिश्तेदार ना आ जाए थे जिन्हें पालना पै जाए। असल में ना सर कुछ लोगों की ना मेंटेलिटी होती है
कि उन्होंने शिकवा करना होता है और अगेंस्ट नेचर बात करनी होती है। मैंने बहुत से लोग नेगेटिविटी ठीक है, और इसकी वजह से मैंने 1 साल यूट्यूब चैनल बंद रखा। अच्छा। फिर आपने मुझे मोटिवेट किया तो दोबारा शुरू कर लिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था ना कि मैं कह रहा हूँ कि पुर्तगाल अच्छा है, दूसरा बंदा कह रहा है नहीं अच्छा, तो मैं समझता था यार लोग कहते समझेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, जरा गुजरात के गाँव बैठे हो कहते चंगा नहीं है। तो मैंने छोड़ ही दिया सिर्फ इस वजह से। फिर आपने हिम्मत दी तो अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा शुरू किया। तो कुछ लोग ना वैसे ही नेगेटिविटी। अच्छा जी, 6 महीने आपने टैक्सी चलाई? जी बिल्कुल, नहीं टैक्सी 1 साल चलाई, 6 महीने लेबर का काम किया, उसके बाद 1 साल टैक्सी चलाई, फिर मैं ऑनलाइन फील्ड में आ गया। उसकी सुनाया ऑनलाइन फील्ड सर, मैं जब पुर्तगाल में था ना तो पता था 5 साल बाद पासपोर्ट मिल जाना, तो मैं सोचता था कि चलो यार बच्चों का भी मसला हल हो गया, मतलब उनको पासपोर्ट मिल जाएगा, उनके फ्यूचर नो इश्यूज, मतलब अगर कुछ भी उनमें हुआ तो वो मार नहीं खाएंगे। अब मसला था मेरा, मैं 40+ जा रहा था 5-7-10 सालों में, तो मैं सोच रहा था कि यार मैं अभी 40+ जाके फिर वही ज़ीरो से दुबई में इंजीनियर की जॉब ढूंढूंगा, अरबियों की बातें सुनूंगा, या अपनी कंपनी खोलनी है तो वो भी फिर मुझे वो टेंशन वाला काम लगता है, क्योंकि टेंशन बहुत है कंस्ट्रक्शन में, ये मानना पड़ेगा। दुबई में एज ए सिविल इंजीनियर जॉब करना बहुत हार्ड काम, क्योंकि आपने वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना होता है ना। जब पहले था उस वक्त जवानी थी, एनर्जी थी, मतलब 48 आवर्स मैं जागता था तो मुझे पता ही नहीं होता था कि मैंने काम किया, इस तरह एनर्जी थी। अब नहीं वो रही ना, 10 साल बाद और कम हो जाएगी। तो फिर मैंने रिसर्च, इससे पहले मुझे ऑनलाइन का कोई आइडिया नहीं था, मतलब कभी जेहन में नहीं आया कि ऑनलाइन भी कोई काम होता है। कभी कोई बंदा बात करता भी था ना तो मैं समझता था ये फेक चीज़ें हैं ना, ये नहीं वर्क करती, कैसे वर्क करती, क्योंकि फील्ड ही डिफरेंट थी। फिर मैंने ना स्क्रॉलिंग शुरू की, फेसबुक पे वीडियोस देखना शुरू की, तो वो शहजाद अहमद मिर्ज़ा साहब हैं, पहली वीडियो मैंने उनकी देखी GPOP वाली ना, तो मुझे लगा कि अच्छा यार शायद इसमें कुछ है। फिर और रिसर्च स्टार्ट कर दी, तो एक दिन आपकी वीडियो ना कुछ सक्सेस स्टोरी थी किसी की, वो मैंने देखी, मतलब कुदरती ना ऐसे बंदे को दिल में आ जाता है ना, मैंने ऐसी दिल में दुआ की यार लगता है मुझे ना कि ये बंदे ठीक है। और आपकी वीडियो से पहले मैंने किसी दोस्त के कहने पर एक बंदे से कुछ कोर्सेज भी बाय किए थे, लेकिन वो बिल्कुल फजूल, मैंने पूरे देखे भी नहीं थे, मुझे पता चल गया था पैसे ज़ाया हो गए ना। आपकी वीडियो देखी, मैंने फिर सोच लिया कि अब मैंने ऑनलाइन फील्ड पे जाना। उस वक्त मैं टैक्सी चला रहा था, ठीक है। फिर आपका बैच 9 चल रहा था, 10 स्टार्ट होना था, लेकिन मैंने फिर आप मतलब जो नंबर था व्हाट्सएप नंबर, उस पर रब्ता किया अप्रैल में, लेकिन उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट, फिर जुलाई अगस्त में जाके बैच स्टार्ट हुआ। हर महीने मैं 1-2-3 मैसेज कर देता था। वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कोर्स ज्वाइन किया जब कोर्स ज्वाइन किया तो मेरा और भी बिलीव बढ़ गया। पहला आपका लेक्चर था ओरिएंटेशन का, तो आपने नाकाम होने के तरीके बताने शुरू कर दिए, हालांकि मेंटोर तो बड़े बड़े हाथ दिखाते हैं ना। फिर मुझे ये लगा कि नहीं, मेहनत की ना तो इसमें है कुछ, मैं जगह ठीक पे आ गई हूँ। फिर क्या हुआ कि 1 साल ना ये फैमिली आ गई, अम्मी अबू आ गए, फिर अबू का इलाज, बच्चा बेटा पैदा हो गया उसका, तो वो ना मतलब फैमिली सिस्टम ऐसा बिजी रहा कि लेक्चर में लेता था, टैक्सी चलाते ना, क्योंकि लेक्चर होते थे हफ्ते इतवार को और शाम 7 बजे, उस वक्त हमारा पीक टाइम होता था टैक्सी का वीकेंड पे ना, तो छुट्टी नहीं कर सकता था। 4 घंटे का है ना? हाँ 4 घंटे का ना, तो छुट्टी नहीं कर सकता था। फिर मैं इधर रख के ना मोबाइल, तो लेक्चर सुनता था, 7 सवारियाँ वो मतलब काम भी करता था, तो लेक्चर सारे लिए लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। फिर अबू अम्मी गए सितंबर 2023 में वापस ना, तो फिर मैंने प्रॉपरली ना कहा कि अब मैंने ऑनलाइन ही काम करना। टैक्सी मैंने छोड़ दी सितंबर से, और अभी अगला सितंबर आया नहीं। हाँ, तो जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी सितंबर नहीं आया। तो 1 साल के अंदर $10,000 पर मंथ पे पहुंच जाना है, तो ये मिरेकल है। सही, कोई मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूँ जो भी बंदा जिस तरह मैंने काम किया ना, जो भी करेगा पहुँच सकता। बताए ना कैसे किया। मैंने 18 घंटे काम, मतलब मैं सिर्फ 1 साल में मेरी अपनी ज़ात के लिए एक भी छुट्टी नहीं, ये अभी जो बाकू आया हूँ ना इसके अलावा, मतलब मेरी अपनी ज़ात के लिए ये मैं सोचा हो कि यार आज का दिन ना कोई और काम नहीं करना, मैंने रिलैक्स करना है, कहीं जाता हूँ पार्क में या किसी बीच पे ना, कोई छुट्टी नहीं। डेली सुबह 6-7 बजे, मैक्सिमम 7 बजे 6 बजे उठना है, उठ के लैपटॉप ऑन कर लेना, मतलब नहा धो के ना फ्रेश होकर लैपटॉप ऑन करना है,
नाश्ता भी मैं काम करते करता था, ठीक है। फिर लगा रहा सारा दिन। कोई बीच में अपनी फटीक घर की, चलो फैमिली भी उधर ही थी, वो कर दी। तो रात को मैं काम करते करते ही सो जाता, कभी 1 बजे के 2 बजे। नहीं, जॉब छोड़ दी तो गुजारा कैसे होता था? गुजारा 22 साल थे ना, तो मुझे पीछे की कोई परेशानी नहीं थी। वड्डे पाए दुबई? हाँ, वड्डे पाए, मेरे छोटे भाई दुबई। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे फैमिली की तरफ से ना कोई मसला नहीं था। और पुर्तगाल में जो मेरा खर्चा है उसकी मेरी मतलब सेटअप था, तो वो मुझे आराम से मिल रहा था, कोई इशू नहीं था। तो फिर मैंने वो किया, मतलब इस पे ना पूरा जोर दिया। मतलब जितने भी लेक्चर सुने, जितने भी मेंटोर हैं हमारे, हर एक ने यही बताया। और राजा साहब भी यही बात कर रहे थे। मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैंने काम शुरू किया था ना, कि कोई बंदा ऐसा मुझे नहीं लगता जो 1-2 साल इसमें कंटिन्यूस काम करे, कोई एक भी निश पकड़ ले और वो नाकाम हो जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें हैं ना, हम तो SEO ब्लॉगिंग सुनते हैं ना, इसमें इतनी चीज़ें हैं, कोई माइक्रो से माइक्रो भी पकड़ लेना तो पैसे इतने बनते हैं ना। अभी मुझे समझ आई, इसमें तो पैसे ही बहुत ज़्यादा है, समझ नहीं आती मतलब पैसा क्या क्या करना चाहिए। हाँ, क्या क्या करना चाहिए, मतलब मेहनत सितंबर में स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, प्रैक्टिस सितंबर में मैंने स्टार्ट किया सर। एक मैंने लेक्चर सुने खुरम मलिक साहब के ना, गैस पोस्टिंग के, सारे लेक्चर दोबारा सुने सितंबर में ना, सारे लेक्चर, हाँ सारा रिवाइज किया और प्रैक्टिकली सारा एक लेक्चर सुना, फिर उसकी प्रैक्टिस की। सारे सुनते सुनते ना मुझे गैस पोस्टिंग का जो मॉडल है ना, इसकी थोड़ी ज़्यादा समझ आई कि यार अच्छा, मेरे पास पैसे भी हैं एक्सपायर्ड में। खुरम साहब ने बोला कि अगर तुम 400-500 की लोगे तो ये तो 50,000 भी दे सकती है। यार इससे अच्छा क्या बिज़नेस है, 500 लगाओ, 2-4 महीने की मेहनत है, उसके बाद इतने पैसे हैं। उस पर मैंने वर्किंग स्टार्ट की। उस पर फिर यह है कि मैं थोड़ा सा वो पोस्टें पुर्तगाल की भी डालता रहता था। वैसे भी थोड़ा सोशल हूँ, दोस्तियाँ बन जाती हैं। तो मेरे ग्रुप मेट हैं, उस्मान भट्ट है, इस तरह और 2-3 लड़कियाँ, उनसे कोऑर्डिनेशन होती रहती थी ना। जो भी मसला आता उनसे पूछ लिया, स्पोर्ट से पूछ लिया। स्पोर्ट वैसे बहुत कम यूज़ किया मैंने, करनी चाहिए, अभी मुझे समझ आ रही लाजम करनी चाहिए। तो बहरहाल वो मैंने गैस पोस्टिंग स्टार्ट की। पहले मैंने स्पैम ज़िला लिया, सारे टूल लिए, किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ, वैसे अच्छे हैं टूल वो भी। फिर मैंने ना GoDaddy ऑप्शन लिया, उसका $5 का साल का सब्सक्रिप्शन है, वो बाय किया। तो मैंने डोमेन उस पर ना सर्च करनी स्टार्ट की एक्सपायर्ड में। तो मुझे समझ आई उसमें तो बड़ी अच्छी डोमेन आती। अब जो पुर्तगाल का टाइम था ना, रात 12 से 2, उस वक्त पाकिस्तान में होते थे 4 से 6, तो शायद उस वक्त वाम सोई होती थी। एशिया में 4 से 6 होते थे ना, उस वक्त बड़ी अच्छी डोमेन की ना वो ऑक्शन एंड हो रही होती थी। अच्छा, तो मैंने एक हफ्ते में ना 3-4 डोमेन निकाले। एक उसमें वो भी थी अच्छे मैट्रिक्स के साथ, अच्छे जो स्पोर्ट्स वाली आपको बताई थी ना, हाँ वो भी थी, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो अभी चल रही है ना गैस पोस्टिंग साइट, इसको स्टार्ट किया। इस पर मैंने आर्टिकल ChatGPT से लिखवाए, लेकिन उसमें मैंने वैल्यू एडिशन इस तरह की कि अगर 1500 वर्ड का आर्टिकल है ना, तो उसको 3035 पे ले गया। करता मैं ये था कि पूरा सर्प निकाला, उसकी सारी वेबसाइट ओपन की और उनका जो उस कीवर्ड पे जितने आर्टिकल देना उनका मतंजन बना दिया। और इमेजेस मैं आउट क्लास बनाता था, मतलब कैनवा में, लेकिन डिज़ाइन आपका अच्छा, हाँ बहुत अच्छी, ठीक है। और वेबसाइट डिज़ाइन फिर बांगा साहब ने जो सिखाया, मैं नहीं समझता कि कोई बंदा इतना अच्छा सिखा सकता है। बैठे भी है बांगा साहब नहीं, रियली बहुत मुझे ऐसे समझ आती कि ना जैसे मैं पता नहीं कितना पुराना इसको वर्डप्रेस को समझता हूँ। तो उसमें जो कलर कंट्रास्ट है, सब कलर कैसे यूज़ करने हैं, डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, रेप्लिकेट को साइड करनी है तो उसको कैसे करना है। असल में हुआ ये कि SBT 9 तक ना, जैसे मैंने कल बताया था, बहुत सारे लोगों की नाकामी की वजह में समझ आती थी कि वो डिज़ाइन नहीं कर पाते थे। बिल्कुल ऐसा। अभी हम जब पहले बात कर रहे थे तो आप कहते हैं कि मैं मैं साइट्स को अपडेट करता हूँ, तो उसमें जो मेन लैग नज़र आता है वो डिज़ाइन का मैं भी आपसे बताता हूँ ना। पिछले 1-1.5 महीने से जिस दिन जब से पोस्ट किया ना कासिम मीरा सर ने, तो अनऑफिशियली मैंने तकरीबन 30-40 वेबसाइट चेक की। सीनियर बंदे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनकी एडसन में सक्सेस स्टोरीज भी हैं, सही है, लेकिन साइट डिज़ाइन उनका गैस पोस्टिंग का ऐसा था, पता नहीं उन्होंने समझा के वो से पहले वाले होंगे ना, वो भी बताया। हाँ वो पहले वाले, क्योंकि उनको वो वर्डप्रेस शायद उस लेवल पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस आया ना, क्योंकि मुझे लगा कि भाई गूगल के पास अब ये चीज़ जो है ना रह गई है। हाँ
तो यूएक्स पे बड़ा फोकस करना चाहिए। तो वो मैंने वर्डप्रेस क्यों ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट लिया, वो भी आपकी बात से ना, आपने बोला था कि भाई ये 3-4 साल बाद लोग पढ़ाएंगे UI UX ना, तो हर लेक्चर में आप कहते थे भाई UI UX इस पे ज़्यादा तवज्जो दो। तो फिर मैंने सोचा कि यार डिज़ाइन अच्छा हो ना, मतलब शक्ल अच्छी हो तो बंदा कोई ना कोई गुजारा हो जाता है। फिर मैं डिज़ाइन सीखा, मतलब सबसे ज़्यादा लेक्चर जो सुने बांगा साहब के सुने, खुरम मलक साहब के सुने, और सैफुल्लाह साहब के जो आउटरीच वाले हैं वो सुने। तो इस तरह करके फिर वो वेबसाइट बना दी 1-1.5 महीने में ना, तो 50-60 आर्टिकल उसमें डाल के ना, कोई ऑफ पेज नहीं की, ऑन पेज 100% थी, डिज़ाइन अच्छा था, ठीक है। साइड का DA था 25 जो एक्सपायर थी ना, लिंक्स अच्छे थे उसके ऊपर, वो छोड़ दी। साथ ही फिर एक APK साइट स्टार्ट कर ली, उसका भी जो टेम्पलेट है बांगा साहब से लिया था मैंने, वो खैर नहीं चली, उसके लिए भी शुक्रिया। तो 7 और प्रोजेक्ट शुरू किए, एक APK साइट स्टार्ट की, 2 मनी साइट और स्टार्ट की। 2-1 महीने बाद ना मैंने साइट चेक की तो साइट पे ना 2000 ट्रैफिक पर मतलब AHRF में जो पर मंथ होती है 2000 ट्रैफिक ना। मैं बड़ा खुश हुआ कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, 2 महीनों में साइट पे 2000 ट्रैफिक आ गई है। फिर मैंने वकास मुगीरा सर से रब्ता किया कि मैं चाहता था कि मैं बजाय आउटरीच में पड़ जाऊं, तो उतनी देर में ये एक्सपायर्ड में ना किसी टाइम भी शेड्यूल हो सकती है ना, तो शायद मैं क्लाइंट मिलने तक शायद वैसे ही ना साइट जाती रहे, तो क्यों ना उनसे पार्टनरशिप कर लीजिए। तो उनसे फिर वो अलग मतलब मेहरबानी उनकी वो भी मान गई। तो जब तक हम DR बढ़ाते सारा करते, साइट की ट्रैफिक 8-9 हज़ार तक पहुँच गई। और ये जो मार्च की आई थी ना अपडेट, उसमें मेरी साइट रैंक कर गई, ज़्यादा रैंक कर गई, लोगों की डाउन हुई है। हाँ, मतलब 2000 से 7-8 हज़ार तक पहुँच गई। अच्छा, अभी हम जून में थे पुर्तगाल, जुलाई में 7 जुलाई को आप आए, मतलब 1 महीने में आपकी साइट उस वक्त $2000 पर मंथ। हाँ जी बिल्कुल। तो लास्ट मंथ में कितनी बनाई है? ये अगस्त में हाँ, टोटल नहीं कैलकुलेट किया, लेकिन $12-14 हज़ार पर मंथ। अच्छा, तो इतना मतलब पोटेंशियल है सर, बहुत पोटेंशियल है। तो बच्चों को ना निश में समझ नहीं आती, लोग कहते हैं कि जो जनरल साइट्स हैं, जनरल निश साइट्स, वो नहीं चलती। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? चलती हैं सर, तरीक़ाकार अगर मतलब जो अभी गूगल चाहता है ना उस तरह हम करें ना, उसको फॉलोअप करें तो चलती हैं। मतलब मैं मल्टी कैटेगरी साइट बनाता हूँ ना, तो पहले एक कैटेगरी को कवर करता हूँ, ठीक है, उस पर कम से कम 30 आर्टिकल 40 आर्टिकल ना, हर चीज़ उसकी जितनी मैं कवर कर सकता हूँ वो करता हूँ। लेट्स सपोज ट्रैवल को कर लिया ना, तो ट्रैवल अगर मैं बाको को लिया ना, तो बाको की हर चीज़ मैंने कवर की। जब हर चीज़ कवर करेंगे तो वो लाजम गूगल आपको रैंकिंग देगा। जब एक कैटेगरी रैंक, उसके कुछ ना कुछ कीवर्ड रैंक होना स्टार्ट होते हैं ना, फिर आप साथ दूसरी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो उनको इंटरलिंक करें, जो आपके वो हैं मतलब रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, कैटेगरीज हैं, होम पेज है, प्रॉपर उसकी इंटरलिंकिंग करें, तो उसके बाद वो दूसरी भी रैंक करेगी। अभी सर पिछले 1 महीने से मैं ये समझाऊँ कि 1000-2000 ट्रैफिक लाना मसला ही कोई नहीं। पिछले 2 हफ्तों में मेरी एक साइट 1 हफ्ते में 1700 ट्रैफिक हो गई है, यानी न्यू फ्रेश डोमेन है, ये एक्सपायर नहीं है, फ्रेश डोमेन है। 1 हफ्ते बाद साइट की ट्रैफिक 1700 गई है लाइव करने से। अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं बताता हूँ, मैं सिर्फ AHRF यूज़ करता हूँ, ना सैमरस यूज़ करता हूँ, ना कोई और चीज़। AHRF का जो है ना, उसमें से मतलब KD भी AHRF की मैं फॉलो करता हूँ, 0 KD सेलेक्ट कर लेता हूँ, या सम टाइम अगर कम कीवर्ड मिले तो 5 भी रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ना मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ 5वें 6ठे पेज, क्योंकि शुरू वाले लोगों ने उठाई होंगी। इतनी निशिज मिलती हैं सर, मैं हैरान हो जाता हूँ। और पूरा सर मतलब उस पर कोई EMD डोमेन ही नहीं होती, फिर उसकी मैं EMD डोमेन लेता हूँ, ठीक है, और उसको मतलब लाइव करते ही साइट जो है पहले दिन ही 400 500 600 इंप्रेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं, ड्यू टू नीश सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरे चौथे पेज से आगे हमें निकलना चाहिए, हम तीसरे चौथे पेज से आगे जाते ही नहीं। मैं जो समझा, बच्चे तो यार इतने लकीर के फ़कीर है ना, मतलब जो उस्ताद ने प्रैक्टिकल किया है ना, वैसी वही चीज़ पुट करेंगे, वही चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। आराम में जो आगे पीछे जाना, उसको ये नहीं देखते कि उस्ताद जो है ना प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, एक डेमो दे रहे हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं नहीं यही करना है और इसी तरह ही करना है। बिल्कुल ऐसे।
तो अच्छा, अब GoDaddy से लेट्स सपोज आपने एक्सपायर्ड में ले ली, जी जी 30 आर्टिकल्स आपने एक साइट पे डाल दिए, अपना साइट का UI UX बहुत अच्छा रखा, अच्छा रखो नाउ आपकी साइट पे 2000-2500-3000 ट्रैफिक आने लग गई। जी। अब क्या करेंगे, किसको आउटरीच करेंगे? पहले तो उसका DADR बढ़ाना, क्योंकि जो क्लाइंट है ना गोरा है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपका ये मिनिमम 40 होना चाहिए और DR 50+ होना चाहिए। अगर आपने $40-50 की एक गैस्पो सेल करनी है ना, फिर इतना ज़रूरी है, वो 15-20 दिन में बढ़ जाता है। ठीक है। आउटरीच का किस तरह बढ़ाते हैं, नाडला लिंक से या? नहीं, वो नाडला लिंक से भी, और वो जो है ना मतलब गूगल की मल्टीपल कंट्रीज के एक्सटेंशन वाले लिंक्स होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, क्लाउड डायरेक्टरीज आई थिंक, क्लाउड स्टैक। क्लाउड स्टैकिंग और वो डायरेक्टरी सर होती है ना, हाँ उनसे, तो उससे बढ़ जाता है, 15-20 दिन में बढ़ जाता है। उसके बाद आउटरीचिंग, मैं जो सब सीखा हूँ ना वकास मुगीरा सर से, आउटरीचिंग सिर्फ करनी चाहिए गुरु को। एशियंस आपको पैसा नहीं देते। तो मेरी इस साइड पे सारे गोरे क्लाइंट हैं और ये सारा क्रेडिट है वकास मुगीरा सर को। अब आउटरीचिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब उनके साथ मिल के ही, लेकिन जैसे मैंने डिज़ाइन सीखा है ना, आउटरीचिंग भी अभी मैं प्रॉपर सीख रहा हूँ, मतलब नहीं आउटरीचिंग खुद करनी है या इस तरह के प्लेटफॉर्म में एडसी है, इस तरह के प्लेटफॉर्म? हाँ, वो तो अब हमारे तकरीबन 30-40% ऑर्डर जो है ना उन प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं। कितने प्लेटफॉर्म पे सबमिट किया? सर ये मैंने कभी नहीं किया, मुझे पता है, लेकिन मैंने उनसे सवाल कभी नहीं किया कि आपने किधर सबमिट किए। अब बाको आने से पहले हमारी प्लानिंग थी कि हम एक मीटिंग करके ना इस पर डिस्कशन करें, लेकिन फिर बाको आके अभी वापस जाके ना डिस्कशन करेंगे। आपने तो बताया गल्फ से मूव होना जी। यूरोप, व्हाट अबाउट पाकिस्तानी को मूव होना चाहते हैं? पाकिस्तान से भी हो सकते हैं कैसे? सर, आम बंदा या ऑनलाइन फील्ड वाले? आम भी और ऑनलाइन? आम बंदे, देखिए आम बंदों के लिए सिर्फ ऑप्शन है शेंजन वीज़ा, ठीक है, हाँ विजिट वीज़ा जो है ना, अब उसका भी क्राइटेरिया सेम ही है। हमारे माइंड में एक बात बैठी हुई है कि हमारी 1 करोड़ की स्टेटमेंट होगी ना, वीज़ा ऑफिसर उससे बड़ी राणा सुटल पड़ी है, ये तो बंदा हमें चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारा पाकिस्तान में जितने भी अब ऐसे बंदे मैसेज करते हैं, आज ही हमारे SCBT 13 का एक बंदा है, उनका हस्बैंड है, वो रीजनल मैनेजर है बैंकों का, ठीक है, और मैंने उनका सिस्टम पूछा तो कहती है नहीं, थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं है पेमेंट्स ना। एक और बंदा है, वो भी मैनेजर है, कहता कैश सैलरी मिलती है। डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, हाँ डॉक्यूमेंटेशन वो मांगते हैं, देखें वो उनको झूठ पसंद नहीं है, और जब हम इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन देते हैं ना उनको, तो वो समझता है कि ये हमसे झूठ बोल रहे हैं, तो वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब एक झूठ कहते हैं 100 सच्चाइयों को भी शक में डालने के लिए काफ़ी। अब एक बंदे ने इमेजिन करें कि पुर्तगाल एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई किया, अब वीज़ा ऑफिसर वो है जो पुर्तगाल में 860 या 820 सैलरी ले रहा था, ठीक है, उसने आपका प्रोफाइल चेक करनी है, वो क्यों मतलब है कि सोचेगा कि इस बंदे की करोड़ सैलरी होनी चाहिए, और वो 820 लेकर भी साल बाद एक हफ्ता कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, तो सैलरी ज़्यादा होना, अकाउंट में पैसे ज़्यादा होना ये नहीं मैटर करता, जो आपके अकाउंट में आ रहा है वो जस्टिफाइएबल हो और कुछ अंडरस्टैंड, मतलब कुछ ना कुछ सेंस उसमें बनती है। हम क्या करते हैं, हम इतने आल किए हैं कि हम 10-20 लाख रख के उनको प्रॉपर रोल आउट भी नहीं कर सकते। अगर चलो आपकी सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है, आपको पैसे रखो, 20-50 लाख रखो। अच्छा, व्हाट अबाउट ऑनलाइन? ऑनलाइन के लिए लोगों के लिए तो गोल्डन चांस है पुर्तगाल में 2-3 वीज़ा कैटेगरीज हैं। नंबर 1 है D7 वीज़ा। D7 वीज़ा पैसिव इनकम रिटायरमेंट वीज़ा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन फील्ड है जो, ये तो ट्रेड पे पैसिव इनकम है ना, कि आपकी ऑनलाइन पैसे आ रहे हैं, आप किसी को ज़रूरत नहीं है आपसे पूछने की कि आप खुद लैपटॉप पे काम करते हैं कि नहीं करते। अगर करते भी हैं तो वो लैपटॉप पे आप पुर्तगाल बैठ के भी काम कर सकते हैं, वो फिज़िकल जॉब तो नहीं है ना, तो 100% बंदे फिट है इसमें ना, लेकिन लोग ट्राई नहीं करते। D7 हो गया। D7, उसके बाद है D2 वीज़ा, वो है इंटरप्रेन्योरशिप वीज़ा। उसमें आपने LLC उधर रजिस्टर करनी है और उनको एक प्लान देना है, बिज़नेस प्लान देना है कि ये मेरी एसेट्स हैं, ये मेरे पास पैसे हैं और मैं इनसे वहाँ पर जाकर ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। अभी जो पुर्तगाल की नई पॉलिसी आई है ना,
उसमें जो स्किल्ड वर्कर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें चाहिए पढ़े लिखे बंदे। ये तो पहले हमने वो डैंकी वाले भी सारे अनपढ़ हमारे पास आ गए हैं, इनकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी। सही है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और अभी ये एक हफ्ता बल्कि 2-3 दिन हुए हैं, एक स्टडी वीज़ा लगा पाकिस्तान से, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लग रहे हैं। अच्छा, D7 की कितनी कॉस्टिंग है, D2 की कितनी कॉस्टिंग है? कॉस्टिंग की सर एग्जैक्टली तो फिर वो जारी बात है, लेकिन ओवरऑल ना D7 का क्या तरीका है कि आपके कम से कम $1,000-1,500 आपके अकाउंट में मंथली आ रहे हैं ना, ठीक है, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। पहला पॉइंट, आप उसके लिए ना कुछ पुर्तगाल से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको। मसलन पुर्तगाल का बैंक अकाउंट चाहिए, पुर्तगाल से 1 साल का हाउसिंग अपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जो आपने लिया हो, जो आपके नाम पे होना चाहिए जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करना है। क्योंकि ये D7 वीज़ा रिटायरमेंट वीज़ा या पैसिव इनकम वीज़ा। आपने इसमें आप इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है? नहीं, इन्वेस्टमेंट इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो फिर अपार्टमेंट कैसे है? नहीं, अपार्टमेंट रेंट पे लेना है। ओके, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए 1 साल 1 का। साल। ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपने एम्बेसी को बताना है कि मेरे इतने पैसे आ रहे हैं हाँ, जो कि पुर्तगाल में बेसिक सैलरी से ज़्यादा है, तो मैं भी अपनी लाइफ ना उधर गुजारना चाहता हूँ, मुझे खर्चे का कोई मसला नहीं। पुर्तगाल का यह है कि हमें 1 साल का प्रूफ दे दो कि अगले 1 साल तक आपके पास इतने पैसे हैं, और पिछले 6 महीने का ये प्रूफ दे दो कि आपके पास वाकई ये पैसे आ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं, आपको वीज़ा देते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपने पुर्तगाल जाना है तो आपके पास 1 साल का अपार्टमेंट अपना होना चाहिए। क्योंकि वो ऐसे कंट्री है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है ना, आपके पास रूम नहीं है, तो आप जाके उधर उनका सोशल सिक्योरिटी का एक अदारा है, जाके उधर क्लेम कर सकते हैं तो भाई मैं भूखा मार रहा हूँ, मुझे पैसे दो। तो वो इस डर से ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है, बोझ ना बन जाए हमारे सिस्टम, बोझ ना बन जाए ना। ठीक है, तो बैंक अकाउंट, अपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का। इस डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट जो लीगली ये तरीका है, मतलब 500-600 आप मिनिमम भी रखें ना, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लें, 6-7 हज़ार वो आपका अपार्टमेंट का हो गया। अकाउंट ओपनिंग के आप 1,500 से 1,000 कर लें, इसके अंदर ही हो जाता है बड़ा। अपार्टमेंट का आप इतना नहीं देना चाहते तो ऐसे भी होता है कि आप उधर लोग हैं कुछ, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा अपार्टमेंट है, मैंने किसी को रेंट आउट नहीं किया हुआ, मैं खुद रह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वो कॉन्ट्रैक्ट बना किसी बंदे को दूंगा। इस तरह उधर लोग कर रहे हैं ना कि बंदे भी रखे हुए हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट भी आगे सेल कर देते हैं, तो वो थोड़े कम पैसे ले लेते हैं। तो इस तरह के जुगाड़ हैं उधर। मतलब वो ये नहीं कि 7-8 हज़ार में वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, वो सस्ते में भी मिल सकता है, लेकिन वही है कि वर्किंग आपने करनी है। और D2 तो D2 के लिए LLC ओपन करनी है। LLC का खर्चा तकरीबन 300-350 कंपनी का खर्चा है। उसके बाद उसका आपने एक मैनेजर रखना है। मैनेजर पुर्तगीज होना चाहिए, पुर्तगीज होना चाहिए, बेशक पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, उसके पास टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होना ठीक चाहिए, है। पक्के की भी ज़रूरत नहीं है। मैनेजर रखा, मैनेजर का महीने का तकरीबन 170 यूरो टैक्स है, वो आपने खुद पे करना है, ठीक है। ठीक है। कंपनी का जो महीने का अगर काम ना भी आप करें ना, तो आपने एक अकाउंटेंट रखना है जो आपका उधर फाइनेंस का सिस्टम है ना, उसको क्लियर रखे। नहीं तो उधर अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते ना, तो आपको फ़ाइन कर देंगे। उसके 125 यूरो तकरीबन अकाउंटेंट लेता है, तो 170 और 300 यूरो तकरीबन महीने का ये खर्चा अगर काम नहीं भी करेंगे, ठीक है। तो LLC ओपन कर, कंपनी मेंटेनेंस का खर्चा होगा, कंपनी मेंटेनेंस का, ठीक है। कंपनी ओपन की, जब कंपनी ओपन करते हैं तो मैनेजर के बिहाफ पे आपका बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट रेडी करके फिर उसके लिए भी आपका रेंटल हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट इधर से रेडी करके फिर आपने एक बिज़नेस प्लान बनाना है, जो आपकी फील्ड है। ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं तो आपने प्लान बनाना है कि मैं पाकिस्तान में ये काम कर रहा हूँ, ये करता था, मैं ये रिलोकेट करना चाहता हूँ, इस तरीके से मैं यस आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। बस एक आपने प्लान बनाना है प्यारा सा, और एम्बेसी को ईमेल कर देनी है कि मुझे इस वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट दें। अभी जो रिसेंटली मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, वो बड़ी जल्दी अपॉइंटमेंट भी दे रही है एम्बेसी। और D2 के लिए, हाँ D2 के, D7 के लिए भी वीज़ा रेशो 100% है इसके लिए। हाँ, अभी तक इसमें आगे जो अच्छी चीज़ वो है कि जब आपको यहाँ से वीज़ा मिलना है ना, उस वीज़ा के ऊपर ही आपको पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन का अदारा है ना, उसकी अपॉइंटमेंट, बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट डेट भी मिलेगी। कि फॉर एग्जाम्पल आपको आज वीज़ा मिला है ना, तो शायद अक्टूबर-नवंबर की आपको डेट भी मिल जाए कि इस दिन आपके पुर्तगाल में TRC के लिए बायोमेट्रिक, तो आप उससे फॉर एग्जाम्पल हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले जाते हैं तो आपके बायोमेट्रिक हो जाएंगे।
और बायोमेट्रिक के हफ्ते 10 दिन या 15 दिन में आपको कार्ड मिल जाएगा। तो मतलब आप उधर इलीगल भी नहीं है। कार्ड लेते ही आप बेशक वापस आ जाए, आप बेशक उधर रहें। आज कार्ड मिला, उसी दिन आप फैमिली के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और 5 साल बाद आपके पासपोर्ट 5 साल बाद पासपोर्ट है, और वो पहला कार्ड है 2 साल का और दूसरा कार्ड है 3 साल का। और उसके बाद फिर पूरा यूरोप ही ओपन हो गया। 28 कंट्री। तो इन 2 वीज़ा का ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी स्टडी वीज़ा है, इसका भी तरीकाकार सेम है। यूनिवर्सिटी आपने सर्च करनी है। अब वो जो जिस लड़के ने दाखिला लिया है, जिसका वीज़ा लगा है, वो बेचारा दुबई में रहता था, ठीक है। उसने यूनिवर्सिटी अप्लाई किया, फिर मुझे मैसेज किया, मैंने बेकार भी इंटरव्यू नहीं देना यार, मुझे नहीं लगता वीज़ा लगेगा ना। मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया हुए हैं, जो आप बात करेंगे लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, मैंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बंदा है, वो इंटरव्यू लेता है एम्बेसी में, वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो वीज़ा देते ही नहीं है। मैंने उसको हौसला दिया, यार छोड़ो, तुम इंटरव्यू तो दो ना, कुछ नहीं होता यार। और $200-250 उसने ऑलरेडी ज़ाया कर दिए। तो बहरहाल वो मेहरबानी उसकी, वो बात मान गया, इंटरव्यू दिया, पास हो गया। उसके बाद उसको दुबई से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, ठीक है। मुझे बोला तो मैंने बोला यार पाकिस्तान से ट्राई करो। पाकिस्तान से की अपॉइंटमेंट मिल गई। अब मसाइल थे कि मैं दुबई रहा हूँ, तो इधर पाकिस्तान की कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मसले मसाइल हैं। तो मैंने उसको समझाया कि स्टडी के लिए आप वाले साहब की भी लगा सकते हैं, आप किसी भाई की भी लगा सकते हैं। मतलब उसने आपको सपोर्ट करना है कि मैं स्टडी के लिए, वहाँ पे सच बोलना है, जो भी सच बोलना है, ठीक है। बहरहाल उसने फिर मेहनत उसने बड़ी की है। फिर उसने अपनी दुबई वाली भी स्टेटमेंट लेकर आया, पाकिस्तान की भी सारी उसने अटैच की, वीज़ा जमा करा दिया। हफ्ते बाद उसको इंटरव्यू आ गया, फिर परेशान, अब क्या बनेगा। बुखार भाई आज भी मैं पोस्टर पढ़ रहा था, वो तो पाकिस्तान इतना खतरनाक बंदा है, वो तो वीज़ा दे ही नहीं रहा। मैंने बोला यार देखो, जो पूछे ना सच बोलो, तुम्हारा जेन्युइन केस है। अच्छा, इसमें मैं एक जिक्र करना चाहूँ, ट्रैवलिंग के बाद ना मुझे इस बात का बड़ा एहसास हुआ, ख़ासकर वियतनाम विज़िट किया, और फिर जब हम आज़रबाईजान हम पूरे 1 वीक से तकरीबन देख रहे हैं कि हम पाकिस्तानी खुद को बड़ा तेज़ समझते हैं। ऐसे ही तेज़ समझना खुद को छोड़ दो। आप किसी काम के नहीं हो, किसी जोगे नहीं हो। आपका IQ, अभी गूगल पे जाओ, वहाँ पे लिखो वर्ल्ड IQ रैंकिंग कि पाकिस्तानी किस नंबर पे आते हैं। तो बेसिकली हमारा काम तब नहीं होता जब हम समझते हैं कि गोरा तो मासूम सा बंदा है, इसे किस चीज़ का पता है, इसको जैसे मैं मर्जी मोल्ड करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो सच बोलना है और क्लियर कट बात करनी है, सही है गलत है यही कुछ है। आई डोंट थिंक कि वो किसी मौके पे आपको इनकार करेंगे। सर कभी कभी सच जो है ना, आपके बाकी भी आबू पे पर्दा डाल देते हैं। हाँ, ये गोरे सच को इतना पसंद करते हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि एक बंदा वर्ड प्रेस का काम कर रहा है और आप उसको डंडी करा रहे हैं। मतलब हो ही नहीं सकता ना। मतलब अभी बांगा साहब को कहे कि नहीं मैं मतलब डिज़ाइन आपको समझ ऐसे नहीं ही होता है, ऐसे होता है, ठीक है। एक बंदे का सारा दिन काम ही वीज़ा चेक करना है, डॉक्यूमेंट चेक करना है, उसको उसी टाइम पता चल जाता है बंदे की लिपसिंग से ही कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो अगर आप सच बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वीज़ा रिजेक्ट हो। इंडिया के इतने वीज़े लगते हैं, अब हम कहते हैं कि हमारा पासपोर्ट कमज़ोर हो, यार वो हो गया है तो क्या बैठ जाए। मतलब पासपोर्ट कमज़ोर है, मान लिया कमज़ोर है, तो क्या वो मतलब उधर बच्चा स्टडी वीज़े पे गया जी, वहाँ पे उसको जॉब मिल जाती है, हाँ। हो जाते हैं। पुर्तगाल वाहिद कंट्री है जो आपको 24 आवर अलाउ करता है, और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको लेटर मिलता है कि आप 24 घंटे भी काम कर सकते हैं। दिन के 24 या हफ्ते के? दिन के 24 घंटे। अच्छा, हाँ जी, हफ्ते में 2 दिन क्लासेस हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने क्लासेस लाजम अटेंड करनी। उसके अलावा आप डे काम करें, नाइट करें। आपको पता है जब TRC मिलना है ना, आपका पाकिस्तानी लाइसेंस 30 यूरो में फ़ौरन चेंज हो गया। अब आप ऊबर टैक्सी भी कर सकते हैं अगर आपने वाइट कलर जॉब। अगर आप कहते हैं कि वाइट कलर का मसला नहीं है लेकिन मुझे 2000 यूरो मिनिमम महीने के कमाने हैं, एक स्कूटरी लें, ID आपकी वैसे ही ओपन हो जानी है रेजिडेंस कार्ड पे। आप दिन को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 6 घंटे काम करें, 1500-2000 रुपये ना कमाएं तो मुझे पूछें। डिलीवरी में और अपना काम है, किसी के अंडर भी नहीं है। मोटरसाइकिल अगर रेंट पे भी लें तो हफ्ते का 50 यूरो रेंट है, अपना लें तो 1500-2000 का अपना मिल जाता है। तो ये सबसे इजी वे है पुर्तगाल में रहने का, और 2000 यूरो कम नहीं है। मुझे तो ज़्यादातर पाकिस्तानी जो मिले थे, कुछ तो स्टूडेंट्स तो डिफरेंट जॉब कर रहे थे जी जी, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं थे वो सारे के सारे सर वजह ये है ना, उन्होंने बताया कोई 2500 बना रहे, कोई 2200 बना रहे, 1800 बना रहे, 3000 बना रहे यूरो। सर अभी फिर उसमें भी सैचुरेशन आ गई है थोड़ी, लेकिन पहले 4,000 यूरो बनाते हैं। 4,000 यूरो पुर्तगाल में बहुत पैसा। अभी जो लड़के फ्रांस में काम कर रहे हैं ना, मतलब कुछ लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट पुर्तगाल में ही हैं
लेकिन वो फ्रांस में रहते हैं, इलीगल काम उधर करते हैं। वो महीने का 1500 कमाते हैं और ये लोग 2000-2500 कमा रहे हैं। और लीगल के लीगल है, मतलब हर चीज़ उनकी डॉक्यूमेंटेशन लीगल है। वो उनको ऊपर हर वक्त तलवार लटक रही होती है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि एक बंदा यूरोप में सेटल हो गया, वो ऑनलाइन काम करके गुजारा कर सकता है? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए तो ज़्यादा वेज हैं। अब मुझे मतलब 2 महीनों में सबसे ज़्यादा जो क्यूरीज आई हैं ना, वो पेपाल की आई हैं कि यार को पेपाल का जुगाड़ कर दो, ठीक है। तो पहले दिन ही जब PR से आपको मिलना, आपका पेपाल बन गया। मतलब मेन मसला बन गया, पेपाल बन गया। अच्छा चीज़ अच्छा सर, मैं अभी एक चीज़ आपको बताऊँ। मैंने ना जिस दिन पिछले महीने $8,000 बना ना, 8,500, तो मैंने सर वकास मुगीरा से ना, आपने मुझे बोला था कि इसमें 30-40 वेबसाइट्स डालो, तो मैंने वकास मुगीरा सर से डिस्कस किया, यार हम इसको $1,00,000 पे लेकर जा सकते हैं। तो उसका आगे से ये जवाब था, यार 100% लेकर जा सकते हैं। तो मैंने बोला फिर बताओ, मीटिंग करते हैं तो इसको $1,00,000 महीना पे लेकर जाना है। ये मेरा मतलब मेरे दिल में है। तो मुझे कहता है यार एक मसला है सिर्फ इसमें ना, पेपाल। अगर पेपाल हो ना, वो कहता है कि मैं अभी 50% भी आउटरीच नहीं कर रहा, क्यों कि मेरी पेमेंट फंस जाती है। फिर अब तुम्हारे साथ पार्टनरशिप है, तुम्हें तो 50% देना है, तो मेरी पेमेंट जो अटक जाती है, वो पेपाल वाले ऐसे हैं कि किसी का अकाउंट यूज़ करो, कभी भी कोई पता नहीं किसी को बंद कर दो। तो मैंने उनको बोला यार पेपाल का मसला नहीं है, मतलब पेपाल मैं अरेंज करूँगा। तो अब इतना बड़ा बंदा सिर्फ पेपाल की वजह से अटका हुआ। और पाकिस्तान में इस तरह के कितने बिजनेसेस हैं, कितने लोगों के मुझे फ़ोन आया कि हमें पेपाल दो, 10% ले लो, 12% ले लो, 15% ले लो। तो सबसे पहले ये मसला क्लियर हुआ। दूसरा इंटरनेट का मसला क्लियर हुआ कि इंटरनेट का उधर तो स्पीड ही 320 330 तो नॉर्मल है, 550 MB तो मैंने देखी। हाँ, तो 2 मसले क्लियर हो गए। तीसरा, आप एक मतलब फील करते हैं कि मैं किसी इंसानों की कम्युनिटी में रह रहा हूँ। मतलब लिटरली आपको ना फील आती है। कैसा फील आप करेंगे, आप एक दफ्तर में जाएं, आपको फाइनेंस नंबर उधर का बनवाना है, जैसे हमारा NTN नंबर है, और आप ऑफिस में जाएं, टिकट लें, काउंटर पे जाएं, आपसे 1 रुपया भी वो ना ले, खुश होकर बात करें और 1 मिनट ना लगाएं, वो पेपर बना के आपके हाथ में दें और साथ में आपका शुक्रिया अदा करें, तो आपको कैसा फील आएगा। और ये हर ऑफिस का यही सीन है। अच्छा, पुर्तगाल का लिविंग कॉस्ट महंगा है, मतलब फैमिली है ना, अगर अब मेरी 3 बच्चे हैं, फैमिली है ना, तो मेरा 2500 तो आराम से हो जाता है। और अगर कल्ला बंदा हो तो शेयरिंग में रहे ना, तो 400-500 है। 400-500 यूरो। हाँ, अगर अलहदा कमरा लेकर रहे तो फिर 650 का है। और 800 बेसिक है। हाँ, 820 बेसिक है। 200-300 फिर भी वो समाओ बचा रहे हैं। वो बताया ना आपको, 50-60 हज़ार 70 हज़ार अभी भी लोग भेज रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अगर जॉब करके सिर्फ उस पर डिपेंडेंट रहे, लेकिन उस पर फिर लोग सस्ते में मतलब 120 यूरो की रिहाइश पे रहते हैं। वो भी अच्छी रिहाइश होती है, ये नहीं कि कोई मतलब बुरी होती है, लेकिन चूँकि ज़ाहिर बात है उसमें 5, 6, 8 बंदे होंगे कमरे में। अच्छा, लास्ट, व्हाई शुड पीपल जॉइन iSkills? मतलब ये नहीं कि सर मेरे सामने बैठे हुए हैं, मतलब सर भी हैं, आप भाइयों जैसी दोस्ती भी हो गई है। यकीन कर लें, मैंने दुबई में 11 साल गुजारे हैं, पुर्तगाल में मुझे 5.5 साल हो गए हैं। मुझे पढ़ने का शौक़ है, मतलब मैंने ऑनलाइन और भी बहुत कोर्सेज़ किए हुए हैं, सेफ्टी के कोर्सेज़ किए हुए हैं, अमेरिकन फर्म से भी किए हुए हैं, लेकिन जो सिस्टम मुझे iSkills का मतलब मैंने देखा है ना, मैंने किसी का नहीं देखा। मैंने जो फील किया है ना, एक होता है उस्ताद रूहानी बाप है, लेकिन उस्ताद के आगे जो वालिद की पेन है ना, वालिद की तरह जैसे वालिद बच्चे की पेन लेता है ना, मैंने iSkills को फील किया कि iSkills अपने बच्चों के लिए एज ए वालिद ना पेन लेते हैं कि यार हमारे पास ये बच्चा आ गया है, अब इसको किसी ना किसी तरह से हमने मतलब कामयाब करना है। मैंने नहीं कहीं देखा कि 40-50 बंदों की स्पोर्ट्स टीम हो और वो ऐसे डेडिकेटेड हूँ कि मतलब हैरान हूँ मैं, और इतने ईमानदार, इतने मुखलस। आप लेक्चर लें ना तो आपको फील ही नहीं होता कि ये आपका सगा भाई आपसे बातें कर रहा है या आप मतलब किसी तीसरे ज़िले में कोई अननोन बंदा आपके साथ बातें कर रहे हैं। और ये किसी एक या दूसरे या तीसरे मेंटोर की बात नहीं है, जितने भी मेंटोर हैं, ये मैं कोई लगी लबड़ी नहीं कर रहा, मतलब मैं पूरे ईमान से ये बात कर रहा हूँ। और मैंने खुद ये फील किया कि हर मेंटोर एक दूसरे से बढ़ गए हैं।
आपको फील आता है कि यार ये इनका ना दिल है कि यार ये बच्चे हमारे मतलब कामयाब हो जाएं। जब मैंने ज्वाइन किया था 50,000 पाकिस्तानी फीस थी और उस वक्त $300 बने थे मेरे ना। इन्होंने जो रिसोर्सेज हमें दिए हैं ना, इन्होंने जो थीम दी है, प्लग इन दिए हुए, मेरी अभी पता नहीं मैंने 30 साइट बना ली हैं, वो सब पे वो यूज़ हो रहे हैं। तो मैं एक दिन बैठे बैठे ना सोच रहा था कि यार अगर मैं ये सारे खुद बाय करूँ ना अभी जो प्राइसेस चल रही हैं, तो ये $2-3,000 तो ये बन जाता है। आई स्किल्स अभी भी मुझे फ़ायदे में पड़ रही है ना। जो हमारे लेक्चर हैं अभी 3 साल होने वाले हैं, अभी भी मुझे एक्सेस है। किसी टाइम पे भी कोई भी पॉइंट मुझे देखना है, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई मैं देख सकता हूँ, ठीक है। और लाइव सपोर्ट है, मतलब आपने क्यूरी भेजनी है विद इन मिनट्स। अभी तो ऐसा हो रहा है कि विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई मिलता है। ऐसा मैंने कहीं पर नहीं देखा। चलें, थैंक यू जी वकार साहब, आपसे बात करके आई होप बहुत सारे लोगों को बहुत करने को मिला होगा। और इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है ना सपोर्ट टीम का यूरोप का होगा। इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला मेरी की विश भी है और कोशिश भी है, और इसके लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी और सक्सेस स्टोरी। बाकी अनाउंस कर देना, मैं अभी स्पोर्ट टीम का हिस्सा भी। हाँ, वैसे वेलकम भी करते जी इनको, ही हैज़ जॉइंड सपोर्ट टीम एज वेल।